हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लीड क्लासेस पर। आज हम इस क्लासेस में बाल विकास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन सी अवधि अवधि मतलब कि कार्यकाल की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। यौनारंभ, यौनारंभ मतलब किशोरावस्था, किशोरावस्था कहलाती है। तो ऑप्शन ए है 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन बी 17 से 19 वर्ष, या ऑप्शन सी 13 से 16 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 10 से 12 वर्ष। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो 6 से 9 वर्ष का में जो बालक होते हैं, ये 6 से 9 वर्ष होते हैं उत्तर बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष में उत्तर बाल्यावस्था। 17 से 19 में जो आती है आपकी वाली युवावस्था, और 13 से 16 वर्ष में जो बालक आते हैं वो आते हैं आपके वाले किशोर बालक, है ना, किशोरावस्था। तो यहाँ पर हमको सिर्फ वर्ड अलग दिया हुआ है यौनारंभ, इसी को हम किशोरावस्था भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अब मानव विकास का सिद्धांत, मानव विकास का सिद्धांत, और वो भी पूछा है नहीं है। आपको इस की पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं है या है। हम बहुत बार यही पर गलती करते हैं कि है या नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्रमिकता, क्रमिकता मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक क्रम से होगा। दूसरा है उत्क्रमणीयता, तीसरा है निरंतरता, और चौथा है ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो विकास होता है वो क्रमिक होता है, एक के बाद एक अवस्था आती है। तो उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम देखें निरंतरता, तो निरंतरता में क्या होती है कि एक पहला पड़ाव आएगा, फिर दूसरा पड़ाव आएगा, और निरंतर ये चलते रहेगा। जो विकास है ये विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। अधिगम और विकास में सबसे मेन डिफरेंस ये होता है, जो विकास होता है विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो गया। और सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो विकास होता है वो सामान्य से लेकर के विशिष्ट की ओर होता है। लेकिन जो ऑप्शन बी है उत्क्रमणीयता, तो उत्क्रमणीयता का अर्थ क्या होता है। उत्क्रमणीयता का अर्थ यदि कोई विकास, जैसे कि बाल्यावस्था से कोई बालक किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? किशोरावस्था में। तो किशोर अवस्था से क्या हुआ, पुनः बाल्यावस्था में आ जाएगा क्या? किशोरावस्था से वही बालक पुनः बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये जो होगा ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत नहीं होता है। जो विकास होता है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा किलोमीयता या उत्क्रमणीयता। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना का भाग होता है, उत्तेजना का भाग। अब उत्तेजना किससे संबंधित होती है? उत्तेजना संबंधित होती है संवेगों से। उत्तेजना अर्थात संवेगों से संबंधित होती है। अब संवेगों से संबंधित कौन होगा आपका? संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, समाज से संबंधित सामाजिक विकास का सिद्धांत, मानसिक मस्तिष्क से संबंधित मानसिक विकास का सिद्धांत, और शरीर से संबंधित शारीरिक विकास का सिद्धांत। तो संवेगों से संबंधित कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही उत्तर होगा वो भी होगा संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? किस चरण से वो मेल खाता है? पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि जो 8 चरण है, 8 चरणों में से 9 वर्ष का बालक किस चरण में आएगा? तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अंतर्गता बनाम अलगाव में आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी नेतृत्व बनाम अपराध में आएगा, ऑप्शन नंबर सी है ये परिश्रम बनाम हीनता में आएगा, या फिर ऑप्शन डी है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता में आएगा। तो जो 9 साल का बालक होता है, 9 साल का बालक करता है परिश्रम बनाम हीनता के अंतर्गत, परिश्रम बनाम हीनता के अंतर्गत। ये जो चरण होता है परिश्रम बनाम हीनता, तो जो 9 वर्ष का जो बालक होता है इस चरण से मेल खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, परिश्रम बनाम हीनता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, पारिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार मूल्य जो होते हैं वो किस तंत्र के अंतर्गत आते हैं? पारिस्थितिकी का जो सिद्धांत है उसमें अलग अलग तंत्र हैं, उसमें अलग अलग स्टेप्स है। जैसे कि पहले स्टेप हो गया आपके लिए माइक्रो सिस्टम,
माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, फिर सेकंड है आपका वाला एक्सो सिस्टम और मेसो सिस्टम्स। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है मूल्य जो है, मूल्य किसमें आते हैं, तो मूल्य आते हैं आप लोगों के मैक्रो सिस्टम में। कहां पर आते हैं, मैक्रो सिस्टम। ये जो मैक्रो सिस्टम होता है इसी में आपके मूल्य आते हैं, नैतिक मूल्य, ये सारे के सारे इसी में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मैक्रो सिस्टम। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम, यहाँ पर ध्यान रखना, विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। सही प्रकार से मतलब कि आपको एक पॉजिटिव आंसर्स की तलाश होनी चाहिए इस क्वेश्चंस में, पॉजिटिव वे में। पहला है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। निर्भर होते हैं एक दूसरे पर, बिल्कुल सही बात है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो ये ऑप्शन तो बढ़ गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, बिल्कुल भी नहीं। विकास का ध्यान किए बिना अधिगम थोड़ा ना घटित हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, एकदम रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, बिल्कुल भी नहीं। अधिगम क्या होता है, अधिगम कुछ समय के लिए अधिक गति से चलता है लेकिन वो रुक जाता है। लेकिन जो विकास होता है, विकास कैसा होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी विकास और अधिगम एक साथ चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। अभी प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी की बात करते हैं हम लोग। तो जॉन डीवी क्या कहता है कि भाई बच्चों को खाली स्लेटों के रूप में रखा जाएगा क्या, खाली स्लेटों के रूप में देखेंगे, बिल्कुल नहीं। छोटे वयस्कों के रूप में देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में देखेंगे क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसमें क्या होता है कि एक्टिव चाइल्ड यानी कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखा जाता है। मतलब एक छोटे खोजकर्ता के रूप में, अन्वेषक का अर्थ होता है खोजकर्ता, तो ये जो छोटे छोटे खोजकर्ता के रूप में इसको देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ते हैं, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये हमारे माइंड मतलब जैसे हम सोचते हैं उस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये जो प्रारंभिक कक्षा है, प्रारंभिक कक्षा मतलब कि आप मान के चलिए 0 से लेकर के, जैसे कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 या फिर 5 तक, कक्षा 1 से लेकर के 3 या 5 तक के जो बालक बालिका होते हैं, जो हमारे साथ जो अनुभव लेकर के आते हैं, उनके अनुभव क्या उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, नहीं अस्वीकार करने वाली बात तो बिल्कुल भी हमको निकाल देनी है। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं उनको भाई, अगर वो इस तरीके से हम उनकी उपेक्षा करेंगे तो अगली बार से अपने अनुभव हमें कभी भी साझा नहीं करेगा। और हमेशा अगर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो हमें देखना है कि इसमें जो आंसर होगी वो पॉजिटिव वे में होगी, मतलब पॉजिटिव आंसर को ही हमको टिक करना है। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक से अधिक, मतलब एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमें उस ऑप्शन की ओर जाना है जो एक्यूरेट, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में उत्तर को सही बनाएगा। उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो नहीं, बिल्कुल बातों पर तो उनकी ध्यान देना है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है समावेशी शिक्षा है, सभी को एक साथ हमें अपनी क्लासेस में शामिल करना है और बिना किसी भेदभाव की शिक्षा को प्रदान करना है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल उन्हें शामिल भी करना चाहिए। संचय का अर्थ होता है कि उन्हें अपनी कक्षा में जो अनुभव लाए हैं उनको साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, ताकि वो अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा करें और उनको एक मतलब पॉजिटिव माहौल प्रदान कर सके हम लोग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है। भाई जो विकास प्रक्रिया है वो कहां तक संबंधित है, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाती है क्या ये, बिल्कुल नहीं। ये विकास जो होता है सभी को साथ लेकर के चलेगा, है ना, मतलब ये बिना किसी को प्रभावित किए सभी को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास सभी को प्रभावित करती है, तो विकास आगे बढ़ेगा। दूसरा है एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, बिल्कुल एक एकीकृत है और समग्र प्रकार से विकसित होगा ये, ठीक है।
मतलब सभी को साथ लेकर के, सभी अंगों को या फिर सभी जितने भी हमारे भाग होते हैं विकास के अंतर्गत, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सभी को समग्र प्रकार से विकसित करता है ये। आंशिक रूप से विकसित, आंशिक रूप से विकसित थोड़ा ना होगा, मतलब ये कम थोड़ा ना होगा कि एक को छोड़ेगा एक को नहीं होगा। और बेतरतीब ढंग से विकसित, मतलब कि किसी भी तरीके से हो जाता है कि विकास, तो बिल्कुल नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होता है विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि, अब ये व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात कर रहे हैं हम लोग, व्यक्तिनिष्ठ विधि किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात कर रहे हैं, तो इसमें व्यक्तिनिष्ठ विधियों की बात कर रहे हैं। तो अंतरदर्शन आएगा, अवलोकन, देखिए अवलोकन में क्या होता है कि दूसरों का अवलोकन हम लोग करते हैं, है ना, मतलब ये दूसरों संबंधित है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो पाएगी। बहिर्दर्शन, बहिर्दर्शन में भी क्या होता है, ये भी दूसरों से संबंधित है, अन्य व्यक्तियों से संबंधित है ना, तो ये अन्य व्यक्तियों से संबंधित होगी, तो यहाँ पर भी इसका आंसर ये नहीं आ पाएगा। प्रायोगिकरण, प्रयोग भी बिल्कुल सामान्यकरण दूसरे किसमें आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। तो आंसर जो होगा इस प्रश्न का वो होगा अंतरदर्शन, मतलब कि स्वयं से संबंधित। ठीक है, स्वयं से संबंधित, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा अंतरदर्शन विधि। जो अंतरदर्शन विधि है ये कौन सी विधि है आपके लिए, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, देखिए शारीरिक विकास को, अब सभी को नहीं कह रहा है, सिर्फ शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है। ठीक है, तो वंशानुक्रम शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल। जो आपका वातावरण वंशानुक्रम है ये हमको 100% क्या करता है, इफेक्ट करता है, मतलब वातावरण, वातावरण और वंशानुक्रम, वातावरण प्लस वंशानुक्रम, ये जो वातावरण और प्लस वंशानुक्रम जो होता है ये हमको 100% इफेक्ट करता है, 100% इफेक्ट डालता है हमारे इस पर। ठीक है, तो वंशानुक्रम तो आ सकता है। खेल एवं व्यायाम, ये भी हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अगर हम खेल और व्यायाम करेंगे तो हम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, जिससे शरीर का विकास होगा। और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण तो आपका आएगा ही आएगा, और खेल और व्यायाम भी आता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब वंशानुक्रम, वातावरण और खेल और व्यायाम, ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। छात्रों के भाषागत विकास, भाषागत विकास, भाषागत विकास के लिए किसकी बात आती है, हमेशा चौमस्की की बात आती है। भाषा में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह कथन किसका है, लेकिन हाँ यहाँ ध्यान रखिए कथन पूछा गया है। अब यहाँ पर आपकी वाली परिभाषा आ चुकी है, एक परिभाषा भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। पूरे जैसा भी हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 100 नंबर्स का हो, 180 का हो, या फिर जिसमें हमारा जो भी पार्ट होता है, तो उसमें एक या दो प्रश्न जो होते हैं वो हमें इस तरीके के मिलते हैं जो कि हमारे भाषा संबंधित या फिर परिभाषा संबंधित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका वाला वाइगोत्स्की। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा किसने दी है, वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। सामाजिक परिस्थिति, जब भी समाज की बात आएगी तब हमें किसका चयन करना है, वाइगोत्स्की का। अगर भाषागत की बात आएगी तो चौमस्की आएगा। पियाजे अगर आएगा तो जैसे हमारा संज्ञान से रिलेटेड जो भी उसमें होगा, तो संज्ञान से रिलेटेड जो भी बातें होगी वो पियाजे के अंतर्गत आएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पेशे संबंधी विकास के लिए, पेशे संबंधी विकास, अब देखिए पेशे संबंधी विकास, पेशी मतलब क्या होता है, मांसपेशी, जो कि हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है। शारीरिक विकास से संबंधित है मतलब पेशी, पेशी मतलब हमारी मांसपेशी से संबंधित। विकास उचित क्रियाकलाप कौन सा है, अब क्रियाकलाप मतलब कि हम क्या काम कर सकते हैं कि जिससे हमारा पेशी संबंधी विकास हो। पेशी संबंधी विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, नमूने बनाना, इससे इतना ज्यादा नहीं हो सकता है। बॉल फेंकना, हाँ बॉल फेंक सकते हैं हम लोग, यहाँ से हो सकता है। झूला झूलना, झूला झूलने से कुछ नहीं होगा। रेत पर चित्र खींचना, रेत पर चित्र खींचने से भी हमारा पेशी विकास नहीं हो पाएगा। तो पेशी विकास से संबंधित जो ऑप्शन है वो है आपका वाला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बॉल फेंकना। जब हम बॉल फेंकेंगे तो हमारी जो हथेलियां है, हथेलियां है, ये हथेलियों में क्या होगा, मूवमेंट होगा, मतलब हथेलियों में थोड़ा सा मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होने के बाद जैसे हम उस बॉल को फेंकेंगे तो हमारा पेशी विकास भी इससे जो पेशी विकास होगा वो भी इससे संबंधित होगा, और हमारा पेशी विकास इससे होने लगेगा। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हुआ। जैसे दौड़ना भी होता है, इसमें पेशी विकास संबंधित अगर बॉल फेंकना है तो दौड़ना भी आ सकता है। इसमें हमारे मतलब हम हमारे शरीर का उपयोग करते हैं, हाथों का पैरों का यूज करके हम लोग एक क्रिएटिविटी तैयार करेंगे। ठीक है, तो बॉल फेंकना इसके अंतर्गत आएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पहचान विकास संबंधित है। अब पहचान, पहचान जब भी आती है तो पहचान जो है एरिक एरिक्सन का सिद्धांत से आती है, पहचान बनाम विकास। तो एरिक एरिक्सन के कितने से मनोविकास का सिद्धांत दिया था उन्होंने, है ना।
तो ये जो एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है पहचान का सिद्धांत, जिसमें 8 चरण बताए थे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन इस पे डिस्कस किया था कि इसमें 8 चरण है। कितने चरण है? 8 चरण है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में, जो किसने दिया हुआ है? एरिक एरिक्सन ने दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो भी होगा एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। अभी देखिए अधिगमकर्ता कौन आएंगे? अधिगमकर्ता आएंगे हमारे सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब ये जो बच्चे हैं इसमें सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा आएगा? भाई प्रमुख पक्ष। अब देखिए यहाँ पर जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि चारों के चारों जो प्रश्न होंगे, चारों के चारों जो ऑप्शंस है इसके, ये सारे के सारे सही लगते हैं, लेकिन हमें इसमें से भी एक उत्तम ऑप्शंस को तराशना है जो कि बिल्कुल इसका सही सही प्रतिनिधित्व करता है। तो पढ़ते हैं प्रश्न ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना। बिल्कुल ये तो है, कक्षा गतिविधियों का आनंद भी लेना है और साथ में अधिगम करना, अधिगमकर्ताओं के लिए सब प्रमुख पक्ष है, ये भी सही है। विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च अंक प्राप्त करना, नहीं, यहाँ पर उच्च अंक प्राप्त करना ये नेगेटिव मार्क को दिखाता है कि हम सिर्फ अंकों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि अंकों के पीछे ना भागकर बच्चों ने कितना सीखा ये इस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सिखाना। बिल्कुल सही है। अगर हम अधिगम करवा रहे हैं, विकास करवा रहे हैं, तो हमें जैसे उसकी विद्यालय शिक्षा हो जाती है तो उसके बाद वो एक अच्छा नागरिक बन पाए और अपने जीवन में अपना जीवन यापन भी कर पाए और उत्तरदायित्व को भी पूर्ण कर पाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और सबसे जो ऑप्शन नंबर डी है वो है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सिखाना। बिल्कुल, अगर हमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अगर हम देखा जाए तो ये होता है समाज में दूसरों के साथ। जो हमारा बालक है, जो हमारा बालक होगा वो होगा जैसे कि अगर कहीं पर वो जा रहा है तो जो समाज है, समाज में वो दूसरे लोगों के साथ, जैसे जो दूसरे लोग हैं उनके साथ वो कैसा व्यवहार करे, उनके साथ वो एक अनुशासनात्मक व्यवहार करे, अनुशासित व्यवहार करे, जिससे कि वो कहीं पर भी बाधित ना हो और समाज भी उसका सम्मान करे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे उत्तम जो सबसे प्रमुख पक्ष है वो है हमें उसको समाज के अंदर काबिल बनाना और समाज के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अगर वो अनुशासित नहीं रहेगा तो समाज के जो व्यक्ति है, समाज के जो दूसरे अन्य व्यक्ति है उसके साथ तो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा। सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा तो वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएगा या फिर जो ग्रस्त मतलब विषादग्रस्त हो सकता है, जैसे एंजाइटी वगैरह, इससे संबंधित वो फिर आगे अपने कार्य करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर। संज्ञानात्मक जब भी वर्ड आता है तो ध्यान रखना संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित है, मतलब हमारे माइंड से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक वर्ड जब भी आएगा तो ये आपके ज्ञान मस्तिष्क से संबंधित रहेगा। ठीक, तो इसमें न्यूनतम स्तर कौन सा होगा? इसमें भी आपके चरण होते हैं। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है पहला ऑप्शन नंबर ए ही है, ज्ञान होता है। फिर बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। इसमें और भी चरण होते हैं लेकिन जो सबसे न्यूनतम चरण होता है वो होता है सबसे पहले ज्ञान। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 17 है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। अब देखिए सामाजिक विकास से संबंधित आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमने शारीरिक विकास से देखा था, अब ये क्वेश्चन आ गया सामाजिक विकास से संबंधित। तो सामाजिक विकास से संबंधित अगर कोई प्रभावित करने वाला कारक होगा तो समाज से जुड़ा होगा। तो आर्थिक तत्व तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। शारीरिक तत्व सामाजिक विकास में नहीं आ पाएंगे। वंशानुगत तत्व हो सकता है सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमें और भी अच्छे ऑप्शंस की तरफ जाना है कि जो उसका एक्यूरेट आंसर बता पाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, जो समाज में परिवेश से उत्पन्न तत्व है वो सामाजिक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम बताना है हमें इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम। ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम और ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम जो होगा वो होगा मानसिक विकास से भिन्नता। बिल्कुल भी नहीं आएगा ये। ऑप्शन नंबर बी अनियमितता, ये भी नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी कल्पना और केवल संवेग, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द्रुतगामी विकास का नियम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो विकास होता है, विकास कैसा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और परस्पर संबंध, विकास में क्या होता है कि जैसे ये सभी पक्षों को एक साथ लेकर के चलता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो सभी पक्षों को परस्पर संबंध होता है, तभी जाकर ये विकास आगे बढ़ता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिमान मतलब एक ही रूप से, प्रतिमान एक रूप, जैसे अगर मनुष्य में है तो मनुष्य में जो विकास होगा वो क्रम के बाद क्रम, सबसे पहले शिशु अवस्था, शिशु अवस्था के बाद में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद में जैसे पहले हो जाएगा आपके लिए शिशु अवस्था, शिशु के बाद में हो गया आपके लिए बाल्यावस्था, बाल्य के बाद में किशोरावस्था। इस तरीके से ये आपका समान प्रतिमान मतलब एक ही प्रतिमान में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना एक भाग है, उत्तेजना भाग है, उत्तेजना किसका भाग है, उत्तेजना के अंतर्गत आता क्या है, उत्तेजना के अंतर्गत आता है आपके वाली भावनाएं, भावनाएं या फिर संवेग, भावना, संवेग, संवेदना, संवेग, संवेदना, ये सारा का सारा उत्तेजना के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक विकास का, ऑप्शन बी सामाजिक विकास का, ऑप्शन सी मानसिक विकास का और ऑप्शन डी शारीरिक विकास का। तो ब्रिजेश के अनुसार जो उत्तेजना का भाग है वो किससे संबंधित होगा, संवेगात्मक विकास से संबंधित होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा संवेगात्मक विकास के भाग, उत्तेजना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आज के क्लासेस में 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं सीडीपी के, जो कि बिल्कुल टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हम आगे आपके साथ लेकर आएंगे जो कि नए होंगे, और जो कि नए होंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया जुड़िए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी साझा किए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।